Good morning, students. Today we are going to start chapter 18, Wildlife and Social Science. So, this is a part of geography. अभी हमने हिस्ट्री देखा था, आप लोगों ने 2-3 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के भी देखे होंगे, पढ़े होंगे, और आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का ये चैप्टर 18 वाइल्ड लाइफ। जैसा कि इस चैप्टर के नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑब्वियसली दिस होल चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। It means कि how the wild animals survive, how they live, the kinds of wild animals, their species, और what the government is doing for them, ये सब कुछ इस चैप्टर्स में है। अब आप बोलेंगे कि एनिमल्स के लिए गवर्नमेंट का क्या रोल है, तो ऑब्वियसली पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग बींग्स हैं, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून है, हर किसी का राइट है। ओके, तो एनिमल्स के भी राइट्स हैं और एनिमल्स को भी सरवाइव करने के लिए कुछ सिक्योरिटी चाहिए होती है, कुछ सेफ्टी चाहिए होता है, तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो टुडे वी विल सी द वाइल्ड लाइफ of animals, means wild animals life. So let's start. India has a diversified relief and climate. Similarly, diversity is seen here in the wildlife. In the entire world, about 15 lakh species of wildlife are recorded, of which 81,251 species are found in India. These include reptiles, mammals, fish and other insects. Explorations continue to identify other animals found in different forests. India is at 6th position among the countries rich in biodiversity. क्या बोल रहे हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो द क्लाइमेट is like diversified and relief, means there is a specific climate है कि कब ठंड होना है, कब गर्मी होनी है, कब बारिश होना है, ये सब कुछ इन ह्यूमन बीइंग के लिए डाइवर्सिफाइड है। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ में भी डाइवर्सिफाइड है। और पूरे वर्ल्ड में जब रिसर्च किया गया तो इन द होल वर्ल्ड देयर आर 15 लाख स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ। ऐसा रिकॉर्ड जब रिसर्च किया गया तो ये रिकॉर्ड किया गया कि पूरे वर्ल्ड में 15 लाख प्रजातियां हैं जंगली जानवरों की, और उनमें 81,251 स्पीशीज़ कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में। अकेले 81,251 स्पीशीज़ इंडिया में पाए जाते हैं। इन प्रजातियों में कौन आते हैं? रेप्टाइल्स आते हैं, लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स। मैमल्स आते हैं, फिश आती है, मीन्स मैमल्स जो कि द एनिमल्स दोज हु गिव बर्थ, तो और अलग अलग इंसेक्ट्स आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट भी हैं और उनको बनाया नहीं गया है, ये अपने आप ही बनते गए और इन रिसर्च में ऐसा पाया गया। और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी के लिए 6th पोजीशन पे रिकॉर्ड किया गया है कि इंडिया की पोजीशन बायोडाइवर्सिटी में 6th रैंक पे है। इंडिया हैज़ लेस्ट फॉरेस्ट कवर कंपेयर टू दैट इट्स वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी इज़ नोटिसेबल। यानी जो इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो कंपेयर जब किया गया दूसरे कंट्रीज से, तो वो कम फॉरेस्ट एरियाज हैं, ऐसा माना जाता है। नाउ कम टू सी एनिमल जोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया। जानवरों के लिए इंडिया में जोग्राफिकल रीजन क्या है? एरियाज रीजन मीन्स natural vegetations region have been devised on the basis of their characteristics. Similarly, a spatial distribution can be made for animals. The wildlife of India is divided into 9 zones.
according to the similarities in their characteristics and their existence in any region. These are as follows. मीन्स एनिमल्स और के कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी सिमिलैरिटीज़ के अकॉर्डिंग, उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग इंडिया की जो वाइल्ड लाइफ है उसको 9 जोन्स में डिवाइड किया गया है. और वो 9 जोन्स कौन से हैं? हिमालयन रीजन, लद्दाख एंड ड्राई कोल्ड एरिया, फॉरेस्टेड रीजन इन लोअर हिमालयाज, हाई लैंड विदाउट फॉरेस्ट कवर इन अपर हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, डेजर्ट ऑफ राजस्थान, पेनिनसुलर प्लेट्यू, सी कोस्ट एंड नीलगिरी हिल्स. ये जो 9 रीजन हैं, इन 9 रीजन्स में अलग अलग हर रीजन में एक जैसे ही जानवर, एक जैसे ही स्पीशीज़ नहीं पाए जाते हैं. हर रीजन में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के स्पीशीज़ माने जाते हैं और इसी बेस पे इनको जोन्स में डिवाइड किया गया, रीजन में डिवाइड किया गया और उन्हें इन 9 जोन्स में डिवाइड किया गया. अगर हम हिमालय की बात करें तो वहाँ पे अलग तरह के जानवर स्पीशीज़ मिलेंगे. नीलगिरी हिल्स की बात करें तो वहाँ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के स्पीशीज़ मिलेंगे. फिर अगर हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान के डेज़र्ट की बात करें तो वहाँ ऑब्वियसली अलग तरह के ऐसे जानवर मिलेंगे जो बिना पानी के सर्वाइव कर सकें. अब हिमालय के अलग अलग रीजन में, जैसे हायर रीजन में जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, स्नो हमेशा रहती है, वहाँ पे ऐसे जानवर मिलेंगे जो कि बर्फ़ में सर्वाइव कर सकें. और जो लद्दाख का कोल्ड और ड्राई एरिया है, वहाँ पे ऐसे जानवर स्पीशीज़ में पाए जाएंगे जो कि लद्दाख के एरिया में सर्वाइव कर सके. इट मीन्स कि हर एरिया में उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग स्पीशीज़ पाए जाते हैं. वो क्लाइमेट जो कि वो स्पीशीज़ जो कि उस क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकें. ऐसा नहीं कि हिमालय रीजन में जो स्पीशीज़ मिलता है उसको अगर हम राजस्थान में पालने लगें तो वो वहाँ सर्वाइव करेगा. नहीं, ऐसा नहीं होगा. क्योंकि वहाँ हिमालय का क्लाइमेट और राजस्थान का क्लाइमेट टोटली ऑपोजिट है. सो इस बेस पे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके नेचर के बेस पे जो एनिमल्स हैं उनको जोन्स में डिवाइड किया गया है. द डाइवर्सिफाइड वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया. और अब हम देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ के जो हिंदुस्तान में जो वाइल्ड लाइफ है उसको कैसे डाइवर्सिफाइड किया गया है. The vast alluvial plains of rivers, peninsular plateau, mountainous regions, swampy areas, sea coast, dense rainforests, deciduous forests, coniferous forests in Himalayas and other higher regions form a vast background for the habitation of wildlife in India. क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्लेटूज़ और ये जो रीजन हैं और हिमालय के जो बहुत घने जंगल हैं, ये सब जो हैं क्या करते हैं, जो हैबिटेशन मतलब जो वहाँ के जंगली जानवर हैं इन एरियाज़ के, वो उस एरियाज़ के क्या होते हैं, हैबिटेट होते हैं. उनको उस एरिया के उस रीजन का हैबिट होता है. अब जैसे द एनिमल सीन आर एशियन एलिफेंट इन पेनिनसुलर रेन फॉरेस्ट, one horned rhino in swampy Brahmaputra river, snow leopard in higher Himalayas, wild goats and musk deer in Jammu Kashmir, wild buffalo, tiger in central India and West Bengal, ghudkar in Little Rann of Kutch and flamingo in waterlogged Greater Rann. ये मीन्स ये जो जानवरों के नाम बता रहे हैं ये उनके रीजन मीन्स जो रीजन्स हैं उनके अकॉर्डिंग है. यानी अगर हम हिमालय की बात करें तो हिमालय पे माउंटेन एरियाज़ पे, सी कोस्ट एरिया पे डेंस रेन फॉरेस्ट जहाँ बहुत घना बारिश होती हो, इन सब जगहों पे कैसे कैसे जानवर मिलते हैं इनको मेंशन किया गया है. अब उसके बाद से क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंस ऑफ ग्रेट इंडिया बस्टर्ड इन द ग्रासलैंड एरिया इज़ नोटेड अगेन. In the waterlogged area, migratory birds from cold region come down in great number. These include Siberian crane, pelican, Tibetan duck, conch, करकरा etc. Flying squirrels are seen in the dense forest of Western Ghats. क्या बोल रहे हैं कि जब
मौसम चेंज होता है तो जो बर्ड्स की बात करें तो जैसे ही वेदर या क्लाइमेट चेंज होता है तो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते हैं। यानी अगर बर्ड्स जो हैं वो बहुत ठंडे एरिया में रहने वाले हैबिटेट हैं, उन हैबिचुअल हैं, उनका जो नेचर है और वो जो उनका सर्वाइवल है वो उसी एरिया का है, बहुत ठंडे एरिया का, तो जब उस एरिया में गर्मी पड़ने लगती, थोड़ी गर्मी भी होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को माइग्रेट कर लेते हैं ऐसी जगह जहाँ पे उस टाइम पे ठंड पड़ रही हो। तो यहाँ पे यही बताया गया है। अब जैसे ये बता रहे हैं कि फ्लामिंगोज, फ्लाइंग स्क्विरल्स भी कहाँ देखी जाती हैं, वेस्टर्न घाट्स में देखी जाती हैं। निकोबारी डव्स इज़ अ रेयर बर्ड सीन इन निकोबार आइलैंड। निकोबार आइलैंड में निकोबारी डव, इट्स काइंड ऑफ पिजन, वो देखे जाते हैं और वो बहुत रेयर हैं, मीन्स ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। Rare species of corals are seen in the Gulf of Kutch and Lakshadweep Island. Along with mammals and many types of birds, notice should be taken of king cobra, snakes, python, iguana also. Along sea coasts and other water bodies, various fish, sea snakes, dolphins, shark, dugong, octopus, whale, etc. form a part of animal world. यानी स्पीशीज़ के अलावा, मैमल्स के अलावा अलग अलग क्या वाटर जो एनिमल्स होते हैं वो भी देखे जाते हैं, पाए जाते हैं सी कोस्ट में। मतलब सी कोस्ट और अदर वाटर बॉडीज़ में अलग अलग तरीके के फिशेस, सी स्नेक्स, ये सब भी हिंदुस्तान में पाए ऑल ओवर वर्ल्ड में पाए जाते हैं। अब ये बोलते हैं कि सिर्फ मैमल्स और बर्ड्स के ही नहीं, रिप्टाइल्स में अलग अलग तरीके के स्नेक्स भी अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग रीजन में होते हैं। अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि एक अमेरिका, यूएस कंट्री की कुछ फिशेस अपने इंडिया के कुछ सी में देखी गई हैं। क्यों? अब ऑब्वियसली वेदर का इफ़ेक्ट होता है, क्लाइमेट का इफ़ेक्ट होता है, जो कि वो अपने आप को अगर उस क्लाइमेट में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं तो वो क्या करती हैं, माइग्रेट हो जाती हैं। Beside forest animals like fox, wolf, nilgai, deer, mongoose, rabbits, wild hog, hedgehog are seen in agricultural areas. Many birds such as nightingale, parrot, peacock, weaver bird, chibari, pillock, vulture, kabar, dhor, bhagla, etc. are also seen roaming in these areas. क्या बोल रहे हैं, बहुत सारे इन सारे जो मेंशन किए गए हैं उनके अलावा कुछ फॉरेस्ट एनिमल्स हैं, जैसे फॉक्स, वुल्फ, लोमड़ी, नीलगाय, हिरण, मंगूस यानी नेवले, ये अलग अलग तरीके के रैबिट्स, ये सारे जो जानवर हैं ये भी एग्रीकल्चरल एरिया यानी जिस एरिया में खेती ज़्यादा होती है वहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे जानवरों को खाते हैं, मैमल्स को खाते हैं, जैसे चूहे हो गए, खेतों में अलग अलग तरीके के चूहे, अलग अलग तरीके के जानवर होते हैं, वो उनको खाते हैं। तो उस सर्वाइवल के लिए मीन्स दे लिव वेयर, जहाँ वो सर्वाइव कर सकें। बहुत तरीके के बर्ड्स भी इधर उधर अलग अलग एरियाज़ में घूमते हुए मिलते हैं, यानी बहुत से बर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक जगह पे नहीं टिकते। वो ऐसे बर्ड्स होते हैं जो हर क्लाइमेट में कुछ समय के लिए रहते हैं और वो हर क्लाइमेट में सर्वाइव कर पाते हैं और वो उसी टाइम तक रहते हैं जब तक कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकें, फिर वो एक एरिया से दूसरे एरिया में चले जाते हैं। Now come to see the wildlife and the need for conservation. नीड फॉर कंजर्वेशन यानी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की, बचाने की क्यों ज़रूरत है। While going through the past, it becomes evident that there is a danger to the existence of the wildlife since last few decades. ये तो हमको भी पता है कि ह्यूमन बीइंग इतना ज़्यादा क्रूएल हो गया है कि कुछ सदियों से ऐसा देखा जा रहा है कि जो वाइल्ड लाइफ है या जानवर हैं उनकी लाइफ डेंजर में आ गई है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग्स। Before 100 years, thousands of tigers were seen in India. As per the figure of 2014 given by Forest and Environment Ministry, the figure is 2,226. Tigers have grown in numbers, which is evident from the imprints of their foot taken during last few years. This is a good sign.
Vultures are on verge of becoming extinct due to eating the meat, which becomes polluted by diclofenac drug used in the treatment of sick milch cattle. Asiatic cheetahs, seen in the forest in the beginning of 20th century, have become extinct from India. Once the Asiatic lions of Gir, which were seen even up to Middle East, are now restricted to Gir forest only. क्या बोल रहे हैं कि बहुत पुराने ज़माने में ऐसा मीन्स बहुत पुरानी या कुछ सदियों पहले, 1 सदी पहले, कुछ साल पहले की बात देखें तो जो फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने जो 2014 का रिकॉर्ड दिया था उसमें दिया था 2226 टाइगर्स का फिगर दिया था, जो कि बहुत अच्छा फिगर था, लेकिन उनको कंज़र्व करने की ज़रूरत पड़ गई, उनको उनके एरिया में लिमिट करने की ज़रूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि उनका शिकार होने लगा। जो ह्यूमन बीइंग हैं उनके शौक़ इतने ज़्यादा बढ़ गए कि वो उनके वो शौक़ और उनकी जो हॉबीज़ हैं, उनके जो नेचर है, दैट इफ़ेक्ट्स बैडली ऑन वाइल्ड लाइफ। तो इन जानवरों को जैसे लायंस हो गए, चीता हो गए, इनको उनके एरिया में उनको फ्री करने के बजाय उनके एरिया में उनको लिमिट कर दिया गया, उनको बॉन्ड कर दिया गया दैट दे आर नॉट अलाउड टू गो इन एनी फॉरेस्ट। और यही वजह है उनको कंज़र्व करने की। फिर क्या बोल रहे हैं कि with due steps taken for their protection, now their number is 523। और अब क्या रह गए इनके नंबर से? अगर ओवरऑल नेशनल फॉरेस्ट और जंगलों के, जाने माने जंगलों के या सेंचुरीज़ के नाम काउंट किए जाए और उनमें लायंस और टाइगर्स के नंबर्स काउंट किए जाए तो एक टाइम था जब 2226 थे और आज के टाइम में उनके नंबर्स कितने हो गए? 523 ओनली। वंस क्रेन्स वर सीन इन लार्ज नंबर इन गुजरात। एक टाइम था कि गुजरात में जो क्रेन्स यानी बगुले जो नदियों के किनारे मछलियों को खाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी देखी जाती थी। बट नाउ दियर नंबर इज़ रिड्यूस। लेकिन अब वो उनके नंबर, उनकी काउंटिंग कम हो गई है। वाइल्ड लाइफ इज़ एन inseparable part of the living organism, but the decrease in their numbers somewhere and during few years reduce the quality of environment, which is a matter of concern. Shyam Garud, a resident of mountainous forest in Gujarat, is now rarely seen. Chilotro, seen in the forest of Vijayanagar Taluka of Sabarkantha district, is also rarely seen today. क्या बोल रहे हैं कि ये जो एनिमल्स और मैमल्स और बर्ड्स का जो रिडक्शन होने लगा, इससे भी ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में बहुत इफ़ेक्ट पड़ा। क्यों? आप देखें पोल्यूशंस और इन सब चीज़ों ने जानवरों को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव किया है और जो कुछ बचे जानवर उनको ह्यूमन बीइंग ने अपना शिकार बना लिया। अब जैसे अगर वो बात करते हैं श्याम गरुड़ की, श्याम गरुड़ जो कि ईगल होता है वो कहाँ पाया जाता था? गुजरात के जंगलों में बहुत ज़्यादा देखा जाता था, लेकिन अब उनको बहुत रेयर ही देखा जाता है। ऐसे ही चिलोत्रो करके एक स्पीशीज़ है जो विजयनगर तालुका में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे और अब उनको कभी कभी या रेयर ही वो देखे जाते हैं। It is obvious that endless human greed and the run for progress have made environment imbalanced, which would bring adverse results. Still, there is time. If proper action are not taken, then the next generation would see the wildlife only in pictures. क्या बोल रहे हैं? और this is fact कि the greediness of a human being, इंसान की जो लालच है वो इतनी ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है कि उसका असर एनवायरनमेंट पे हो रहा है। कैसे? इंसान को की लालच ये है कि हमारा बहुत बड़ा बंगला हो, डबल ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग हो, एक घर नहीं 4 घर हों। तो इसके लिए क्या हो रहा है? ऑब्वियसली वो फॉरेस्ट को काट रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, जंगलों में घर बनने लगे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ डलने लगी हैं, मॉल्स और इंडस्ट्रीज़ डलने लगे हैं, जिसकी वजह से ये
पूरे एनवायरनमेंट पे इसका असर एडवर्स हो रहा है, यानी ऑपोजिट असर हो रहा है। और ऑब्वियसली जब फॉरेस्ट नहीं होगा तो फॉरेस्ट एनिमल्स कहाँ जाएंगे, उनकी डेथ हो ही जाएगी, और जो बचेंगे उनको ह्यूमन बीइंग अपना शिकार बना लेता। और ये इम्बैलेंस जो है इसका रिज़ल्ट बहुत गलत हो रहा है। फिर भी अगर अभी भी इसके अगेंस्ट में एक्शन ले लिया गया तो भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो आने वाला टाइम होगा, नेक्स्ट जनरेशन जो होगी, वो वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल्स को कहाँ सिर्फ पिक्चर्स में ही देख पाएगी। देखो यहाँ पे चार्ट बना हुआ है नेशनल पार्क्स और उनकी सेंचुरीज़ के। जो इंडिया में जो नेशनल पार्क्स हैं उनका और सेंचुरीज़ जो हैं उनके चार्ट बना हुआ है। यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। And this is the map where the national parks are और sanctuaries are। अब अगर हम क्या क्या डेंजर्स है वाइल्ड लाइफ के वो देखते हैं। A question mark has been put against the existence of entire wildlife due to the human greed and development in recent times. On examining the reasons, it is understood that the wildlife has become unprotected as they have lost their natural habitat. Due to continuously decreasing forests, hunting carried out to get skin, meat, teeth, hair and bones is a big problem. Due to heavy grazing by domestic animals in the forest, herbivores are deprived of their food, which result in decrease in their numbers. It will deprive carnivores of getting their food. So these carnivores reach human settlements in search of food and attack domestic animals. As they approach human settlements, situation of conflict arises between wild animals and human beings. This conflict leads the destruction of wildlife. Besides, the human activities in forests cause adverse effects on wildlife. अब क्या बोल रहे हैं, वाइल्ड लाइफ के लिए डेंजर क्या हो गया, इंसान का लालच जो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, द ग्रीडीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग विच इफेक्ट ऑन वाइल्ड लाइफ। एंड इसका इफ़ेक्ट ये हो रहा है कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, वाइल्ड लाइफ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और ऑन एग्ज़ामिन द रीज़न, जब इसका रीज़न एग्ज़ामिन किया गया तो ये समझ में आया कि जो उनका नेचुरल हैबिटेट है उसको ही उस पे ही सबसे ज़्यादा ह्यूमन बीइंग ने सबसे ज़्यादा हमला किया है। कैसे, क्या बोल रहे हैं कि उनकी जो नेचुरल हैबिटेट है उनको कंटिन्यूसली डिक्रीज़ किया जा रहा है और उनका शिकार किया जा रहा है। किस लिए, उनके स्किन के लिए, उनके टीथ के लिए, उनके हेयर के लिए, उनके बोन्स के लिए उनका शिकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं, उनके जो नंबर्स हैं वो कम हो रहे हैं, उनके हैबिटेट्स कम हो रहे हैं। फिर जो थोड़े बहुत जंगली जानवर बचे हैं उनको उनका शिकार नहीं मिलता, उनको खाने को नहीं मिलता है, यानी जो जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं वो जानवर ऑब्वियसली डोमेस्टिक एनिमल्स, मतलब उन्होंने ह्यूमन बीइंग ने अपने एग्रीकल्चर और अपनी ग्रेजिंग के लिए पाल रखा है, तो उससे इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो शाकाहारी जानवर हैं उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता है क्योंकि फॉरेस्ट ह्यूमन बीइंग ख़त्म करते जा रहे हैं। अब क्योंकि जानवरों को इंसान इतना ज़्यादा वो करने लगा है तो वाइल्ड लाइफ जो अब जब फॉरेस्ट कटने लगे तो जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो क्या होने लगे, इंसान की दुनिया में इन्वॉल्व होने लगे, आने लगे और उन पे अटैक करने लगे, जिसकी वजह से क्या होने लगा कि कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। कन्फ्लिक्ट यानी दोनों के बीच में एंटी कह सकते हैं या फिर प्रॉब्लम्स पैदा होने लगी। जबकि पहले क्या था कि वाइल्ड लाइफ अपनी दुनिया में खुश था और ह्यूमन बीइंग अपनी दुनिया में खुश था। अब जबकि ह्यूमन बीइंग वाइल्ड लाइफ में इन्वॉल्व होने लगा तो वाइल्ड एनिमल्स ऑब्वियसली उनको भी गुस्सा आने लगा, तो वो भी क्या करने लगे, ह्यूमन बीइंग्स पे हमला करने लगे। और जब वो इंसान की दुनिया में आते हैं तो ऑब्वियसली उनका शिकार कर लिया जाता है, उनको मार दिया जाता है। नेक्स्ट है, due to the decrease in the forest area, the wild animals occasionally come within the human habitation. Human interference in areas of wild animals result into clashes with them. In such incidents, wild animals become victim of human rage and lose their lives.
In South and Southeastern India, elephant coming in search for food create havoc in the agricultural field. Incidences of injuring or killing men by leopards take place in Saurashtra and South Gujarat, and by wolf in the forest of Northeast Gujarat. A precaution is necessary to prevent such disasters. आप लोगों ने भी कुछ समय पहले एक न्यूज़ भी सुना होगा जिसमें एक एनिमल को एक एलिफेंट को उसके फूड में बॉम्ब डाल के मार दिया गया था। क्यों? क्या किया था उस एलिफेंट ने? कुछ नहीं किया था, उसकी कोई फॉल्ट नहीं था। शी वॉज जस्ट केम फॉर द सर्च ऑफ फूड। ऑब्वियसली जब आपने उसके फॉरेस्ट को ही ख़त्म कर दिया तो वो आपकी ही लाइफ में आएगी ना। कोई भी जानवर आपके ही पास आएगा खाना ढूंढने के लिए, क्योंकि हर किसी को जीने के लिए खाने की ज़रूरत है। लेकिन हुआ क्या? उसको मार दिया गया। लोग ह्यूमन बीइंग अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने शौक़ के लिए जानवरों का शिकार करते हैं, और अब जिसका रिज़ल्ट ये होने लगा है कि एनिमल्स भी, वाइल्ड एनिमल्स भी ह्यूमन लाइफ में इंटरफेयर करने लगे हैं, और जिसकी वजह से क्लैशेस होने लगे हैं दोनों के बीच में। और होता ये है कि या तो अगर डेंजरस एनिमल है तो वो इंसान पे हमला कर देता है, और नहीं है तो इंसान उसको मार देता है। इस तरह के कन्फ्लिक्ट्स पैदा हो गए। अब जैसे साउथ और साउथ ईस्टर्न इंडिया में एलिफेंट्स जब फूड के लिए आते हैं, ढूंढने आते हैं, तो अभी मैंने बताया कि उनको क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है। ऐसे ही अगर सौराष्ट्र जो साउथ गुजरात में हम देखें तो चीते का भी, लेपर्ड का भी शिकार हुआ है। और कहा जाता है कि अगर किसी अनहोनी या कोई डिज़ास्टर से बचना है तो प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कम टू सी द रेमेडीज़ टू कंजर्व वाइल्ड लाइफ। रेमेडीज़ यानी क्या स्टेप्स लिए जाएं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज़ नेसेसरी टू कंजर्व एंड इंक्रीज फॉरेस्ट एरियाज. We shall have to be more dedicated to implement strong legal provisions and their strict implementation for the conservation of forest area and wild animals. Various social NGOs should give this a top priority and arrange public awareness programs. These problems should be included in the school syllabus and make the future citizen aware. Before implementing any development project, its probable effect on environment and living organisms should be examined. Cutting of large trees outside the forest area should be stopped because the hollow space within them and their branches are nesting place for birds. Ponds, farm ponds and wetlands which are necessary for migratory birds for those which are habited near any water body should be protected. An active action is urgently needed to reduce pollution. To manage the forest fire, and anticipatory planning should be made for patrolling and safety. क्या बोल रहे हैं? जंगल नहीं काटना चाहिए। जो बड़े बड़े पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा घने जंगल है, वो नहीं काटने चाहिए। अगर शहरों के आसपास जो पेड़ हैं वो नहीं काटना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स अपने नेस्ट बनाते हैं। अगर छोटे मोटे तालाब हैं या कोई वेट एरिया है तो उनका पोल्यूटेड ना हो, क्योंकि माइग्रेटेड बर्ड्स वहाँ आके पानी पीते हैं या अपना जीवन कुछ टाइम के लिए गुजारते हैं, तो उनको ख़राब ना किया जाए। उसके बाद से जो भी जंगल हैं उनकी प्रॉपर देखभाल की जाए। फॉरेस्ट एरियाज़ को प्रॉपर प्लानिंग के साथ, पेट्रोलिंग के साथ और सेफ्टी के साथ उनका देखरेख किया जाए। एयर पोल्यूशन ना हो, इंडस्ट्रीज़ इतनी ज़्यादा ना हो इन सब के लिए अलग अलग NGOs ने भी बहुत स्टेप्स उठाए हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरत है इनके प्रिवेंशन के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटीज़ देना, इंसान इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दे और गवर्नमेंट इस पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कदम उठाए, और ताकि आने वाले टाइम में हम जो वाइल्ड लाइफ है उसको खो ना दें, वो पूरी दुनिया से ख़त्म ना हो जाए। और ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो पूरी लाइफ साइकिल ही ख़राब हो जाएगी। आपने साइंस में लाइफ साइकिल पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल सिर्फ ह्यूमन बीइंग से ही नहीं बनती। लाइफ साइकिल में जितना
पूरा जो यूनिवर्स है उसमें हर किसी के साथ कोई ना कोई कनेक्शन है, इंसान का जानवर के साथ, जानवर का दूसरे जानवरों के साथ, इस तरह से लाइफ साइकिल है। तो अगर कोई भी चेन से, एक साइकिल से किसी भी पार्ट को हटा दिया जाए तो वो पूरी साइकिल ख़राब हो जाती है, पूरा सर्कल ख़राब हो जाता है, सर्कल बिगड़ जाता है। तो लाइफ साइकिल के लिए हर एक स्पीशीज़, हर एक मैमल, हर एक ह्यूमन जो लाइफ है उसका होना बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं कि अभी तक स्टेप्स क्या लिए गए वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। सिंस अर्ली टाइम्स लॉज हैव बीन फ्रेम्ड इन आवर कंट्री टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ. Laws were framed to protect wildlife in the time of great Maurya king Ashok. Fundamental duties of citizen and directive principles in the constitution also include these things. Parliament has passed a Wildlife Conservation Act according to the recommendation of Indian Wildlife Board. In 2014, there were 503 sanctuaries, 102 national parks and 14 bioreserves. Of these 22 sanctuaries, 4 national parks and 1 bioreserve zone happen to be in Gujarat. Some protection schemes are planned for those species which are on verge of extinction. Let us know about some these projects. अभी तक क्या स्टेप्स लिए गए? पुराने टाइम से ही जो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के अलग अलग तरीके लॉज बनाए गए। जैसे एक लॉ बना था वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने का, किसके टाइम में? किंग अशोक के टाइम में भी एक लॉ बना था। कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनी, पार्लियामेंट में पास हुई ताकि जो वाइल्ड लाइफ है उनको कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके। और 2014 का जब रिकॉर्ड देखा जाता है तो उस टाइम पे 503 सेंचुरीज़ हैं, 102 नेशनल पार्क्स इन इंडिया हैं और 14 बायो रिजर्व्स हैं इंडिया में, जिनमें से 22 सेंचुरीज़, 4 नेशनल पार्क और 1 बायो रिजर्व कहाँ हैं? ये जोन के कहाँ है? गुजरात में है। और कुछ प्रोटेक्शन स्कीम्स प्लान की गई इन स्पीशीज़ को बचाने के लिए। तो अभी हम आगे देखेंगे कि क्या प्रोजेक्ट्स हैं। पहला प्रोजेक्ट है टाइगर प्रोजेक्ट और ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 1973 में। और इस प्रोजेक्ट को इसलिए पास किया गया ताकि जो शेरों का शिकार हो रहा था उसको कम किया जा सके। और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 9 रिजर्व्ड एरियाज़ में, और जिसमें से 48 एरियाज़ अभी तक कवर हो चुके हैं। फिर लायन प्रोजेक्ट है, इसमें भी देयर वाज अ टाइम व्हेन एशियाटिक लायंस वर फाउंड अप टू ईरान इन द एशियन सबकॉन्टिनेंट्स। ड्यू टू हंटिंग एंड द रिडक्शन ऑफ फॉरेस्ट, द लायंस नाउ रिस्ट्रिक्टेड टू गिर फॉरेस्ट ऑफ सौराष्ट्र पेनिनसुला। पहले हमारे पास नंबर्स ऑफ लायंस होते थे, लेकिन उनका शिकार होते होते क्या हो गया कि उनको एक लिमिटेड एरिया तक ही रह गए और उनको सौराष्ट्र पेनिनसुला में ही अब पाए जाते हैं। At one stage, their number had gone below 100. In 1972, a project was started in Gir to protect them. और लायन प्रोजेक्ट सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 1972 में, और जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि अब 523 लायंस हैं 215 तक। In addition to this, there are other projects also. Major projects among them are Hangul project for the rare species of Barasingha deer in Kashmir, crocodile project for saline water crocodile, rhino project for the protection of Indian rhino and snow leopard projects. ये projects के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा किन किन जानवरों के ऊपर ये project बने हैं। Wildlife conservation is possible only if the society and the government show firm determination to take steps in the right direction. Along with the development, we shall have to be dedicated to confirm our motto of environment preservation. क्या बोल रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ तभी सुरक्षित है जब गवर्नमेंट कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगी, कोई सही डायरेक्शन दिखाएगी, और हम सबको इसके लिए डेडिकेटेड होना पड़ेगा ताकि हम एनवायरनमेंट प्रिजर्व कर सकें। ये नेशनल पार्क से लिस्ट है गुजरात की। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क विच इज़ इन गुजरात। इसको भी आपको नोटबुक में नोट कर लेना। सो दिस इज़ इनफ ऑफ इन दिस चैप्टर।
अब आपको इनके क्वेश्चन आंसर्स कर लेने हैं और कॉपी सबमिट करनी है बाय द इवनिंग। सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड। अगर आपको कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।